पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और जो हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि कैपिटल जी का वैल्यू निकाला गया था वो कैसे निकाला जाता है, और उसके पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे ग्रेविटेशन का। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर एक रिंग का वजह से, फिर एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, एक एक करके सारे डेफिनेशन और चीज़ों को हम लोग डिराइव करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक बी है और एक ए है, तो अगर आपको पोटेंशियल एट बी पता है और पोटेंशियल एट ए पता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज इक्वल टू होता है यू एट बी माइनस यू एट ए डिवाइडेड बाई मास। अब ये u क्या है, तो u के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। u का मतलब होता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तरह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर है उसको क्या डिफाइन किया जा सकता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as, definition आप लिखिएगा, is defined as the gravitational potential energy per unit mass in bringing this mass from point A to B। ठीक है, तो अगर आपका दो पॉइंट रहेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर आपका एक ही पॉइंट रहेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। अब ये दो पॉइंट और एक पॉइंट का क्या मतलब है समझिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकाला गया, बी और ए के बीच में। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस क्या कर देना है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और उसको मास से डिवाइड कर देना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो एसआई यूनिट होता है जूल पर केजी। अब देखिए, ये एनर्जी ऊपर जो लिखा हुआ है ये एनर्जी है, तो जब आप एनर्जी बाय मास कीजिएगा तो एनर्जी क्या है, जूल है, और मास क्या है, केजी। तो एसआई यूनिट जो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो होता है जूल पर केजी। ठीक है, ये हो गया इसका। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जूल हो गया और इसका हो गया केजी, तो जूल पर केजी। तो ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको किसी दो पॉइंट के बीच चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अगर लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये डेफिनेशन हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया। अब इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, मान लीजिए कि एक तो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है ए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट के चारों तरफ अगर देखते हैं तो इस पॉइंट के चारों तरफ फील्ड रहेगा। कौन सा फील्ड रहेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, जो इसके अगले टॉपिक में आएगा। जैसे कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरह से किसी भी मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक ना, तो इसके बारे में पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई भी मास को आप इससे दूर ले जाते हैं, मतलब कि अभी मान लीजिए ये r1 दूरी पर है और इस मास को मूव कराते कराते आप ले गए इससे r2 दूरी पर, तो कुछ वर्क होता है। ठीक है, और उसी के थ्रू हम लोग डिराइव करके पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर। ये हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे दो पॉइंट मास के लिए। ठीक ना, तो इसमें u तो पता चल गया। अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे u बाई मास। तो कौन सा मास लेंगे,
यहाँ पर जैसे मास m1 है m2 है, तो देखिए आप a को क्या रखे हैं, आप a को फिक्स रखे हैं, मूवमेंट किसका करा है, b का, है ना। तो देखिए अगर आप मान लीजिए कि b को यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, तो कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, और यहाँ रखें तो भी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। मतलब कि b का मूवमेंट कराया जा रहा है किसके क्षेत्र में, किसके फील्ड में, तो a के फील्ड में। तो इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे m2 से, मास ऑफ b से, मतलब कि ये हो जाएगा माइनस Gm1/r। तो ये जो आया है ये पोटेंशियल ड्यू टू a आया है। अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू b निकालना है किसी जगह पर, तो आप उसको दूसरा किसी बॉडी का मास से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी एक मास की वजह से निकाला जाता है, कोई भी एक पॉइंट मास की वजह से हो सकता है, रिंग की वजह से हो सकता है, एक हॉलो स्फीयर की वजह से हो सकता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से हो सकता है। एक एक करके सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला था v at b माइनस v at a इक्वल टू u at b माइनस u at a डिवाइडेड बाई मास। ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग जो एक पॉइंट को ले लेंगे वो ले लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो दूसरा पॉइंट को आप इन्फिनिटी मान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो v एट इन्फिनिटी होता है वो जीरो होता है, ठीक है। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है, और किसी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे वो भी जीरो होता है। ये भी पिछले क्लास में हम बताए थे। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो हो गया, मतलब कि v एट b अगर चाहिए तो सीधा सीधा हम u एट b बाई m कर देंगे, ठीक है। और u एट b अभी हम आपको लिख के बताए थे Gm1 m2 बाई r डिवाइडेड बाई m2। तो ये कट जाता है, तो v एट b कितना आ जाता है, माइनस Gm1 बाई r। ये जो देख रहे हैं ये किसी पार्टिकल, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, किसी पॉइंट पर m1 मास की वजह से ये पोटेंशियल होगा। जैसे कि m1 एक मास है मान लीजिए, तो m1 अगर एक मास है तो इससे r दूरी पर एक पॉइंट है p, तो पोटेंशियल एट पॉइंट p लिखना होगा, तो आप लिख दीजिएगा माइनस Gm1/r, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट मास है जिसका वैल्यू है m2 और उससे आपको r2 दूरी पर पोटेंशियल लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा पोटेंशियल एट p इक्वल्स टू माइनस Gm2/r2। समझ गया ना आप? तो ये जो है ये आपका है पोटेंशियल ड्यू टू अ मास, पॉइंट मास, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, तो एक पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल आप लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस Gm2/r2। आप समझ रहे हैं ना सारा कुछ? तो इसी तरह से किसी भी पॉइंट मास का पोटेंशियल लिखना है तो यही फॉर्मूला एकदम सटाक से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो पॉइंट मास का पोटेंशियल लिखना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं जो लोग एकदम नहीं समझे। अगर मान लीजिए आपके पास मास है x और आपको निकालना है पोटेंशियल इससे, ये पॉइंट मास है, इसका मास x है, और इससे आपको मान लीजिए z दूरी पर इस पॉइंट पे p पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, v एट p इक्वल टू माइनस Gx/z रट लिए, समझ गए? यहाँ पर मास रखना या डिस्टेंस, दूरी जहाँ पर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास हो गया, समझ गए? इसमें एक पॉइंट को इन्फिनिटी माना गया है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला जो है रिड्यूस होकर के ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया है, समझ गए? अब आगे हम लोग बताएंगे कि रिंग की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। देखिए अगला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इसका लंबा चौड़ा जो लिखे हैं हम, इसका पहले मतलब समझ लीजिए। देखिए जैसे ये रिंग है हमारे पास, देख रहे हैं ना, यही था हमारे पास रिंग दिखाने के लिए, तो हम यही ले आए। देखिए ये एक रिंग है, ठीक है। अब इस रिंग में मान लीजिए कि आपको पोटेंशियल चाहिए, तो एक्सिस कौन होता है, ये एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है, ठीक है, ये एक्सिस होता है। तो ये एक्सिस पर एकदम बीच से जा रहा, सेंटर से जा रहा, देख रहे हैं ना, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस में आपको किसी एक पॉइंट पर आपको निकालना है। तो ये डायग्राम जो आप कॉपी में बनाएंगे तो देखिए कैसा दिख रहा है, ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है,
है ना। तो ऐसा डायग्राम हम एक बना दे रहे हैं। देखिए ये रिंग है, थोड़ा साइड से देख रहे हैं, सामने से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से मान लीजिए एक्सिस में यहाँ पर r दूरी पर हमको चाहिए पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप समझ रहे हैं ना कि डायग्राम जो है वो कुछ ऐसे बनाया गया है बोर्ड पे, ठीक है। तो थोड़ा सा टिल्ट करके ये एक्सिस से निकाल दिए और यहाँ पर हमको पोटेंशियल चाहिए इस रिंग की वजह से, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ डाटा ले लेते हैं, जैसे कि मास ले लेते हैं। रिंग का जो है मास है m, रिंग का मास है m, रेडियस हम ले लेते हैं a ले लेते हैं क्योंकि r पहले ले लिए हैं, ठीक है। और क्या, बस इतने। तो देखिए यहाँ पर r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस जगह पर हमको पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दी रिंग। रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो देखिए ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया a और ये हो गया r। अब करना क्या, देखिए आपको पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है। क्या आता है कि माइनस gm/r, जिसमें कि m होता है मास ऑफ द पॉइंट, पॉइंट मास का जो भी मास है, और उसके नीचे जो r था वो r क्या था? दूरी जहाँ पर चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट मास ले रहे थे तो उस पॉइंट मास का वैल्यू मान लीजिए कि m है और इससे हमको x दूरी पर पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग लिख दे रहे थे माइनस gm/x। ये एक पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल होता है। अब इसी का यूज हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, है ना। इसका यूज हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग इस रिंग में एक पॉइंट मास मानेंगे या बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मास मान लीजिए कि है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट मास यहाँ पर है और इसका वैल्यू कितना है? dm, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट मास मान लीजिए जिसका वैल्यू है dm लिख रहे हैं ताकि पूरा का मास m लिए है ना, तो छोटा सा मास है इसीलिए dm से दिखा रहे हैं, कोई और बात नहीं है। तो ये dm और p के बीच का दूरी कितना होगा? तो ये dm एक पॉइंट मास है, इससे और p के बीच का दूरी आपको पता है। कौन वाला है? ये वाला है। ये कितना होगा? तो √r² + a², पाइथागोरस थ्योरम से मान लीजिए ना, z मान लीजिए इसको। तो ये जो पॉइंट मास है इसकी वजह से p पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट p ड्यू टू पॉइंट मास कितना लिखिएगा? मान लीजिए उसको लिखिए dv, छोटा सा है इसीलिए dv इक्वल टू माइनस ऑफ g, मास हो गया dm डिवाइडेड बाई दूरी हो गया z, मतलब कि माइनस g dm/√r² + a², ठीक है। ये छोटा सा पोटेंशियल एक पॉइंट मास की वजह से आया है। अगर आपको पूरा रिंग का पोटेंशियल चाहिए, पूरा रिंग की वजह से p पर पोटेंशियल चाहिए, पूरा रिंग की वजह से अगर p पे पोटेंशियल चाहिए, तो ऐसा बहुत सारा छुटकू एलिमेंट जो है, छोटा छोटा मास जो है, छोटा छोटा पॉइंट मास जो है, जोड़ते जाइए पूरा रिंग के लिए, तो आपको p पर पोटेंशियल मिल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है पोटेंशियल में। पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसीलिए टोटल पोटेंशियल एट p ड्यू टू द रिंग, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पोटेंशियल एट p ड्यू टू कंप्लीट रिंग। देखिए इसमें आपका मान लीजिए कि एलिमेंट यहाँ रहता, इसका भी मास रहता dm और इसका भी दूरी कितना आता? सेम ही आता। अगर यहाँ भी रहता तो भी दूरी सेम रहता, कहीं भी रहता। ये जो रिंग है ना, ये रिंग जो देख रहे हैं ना आप, इस रिंग में वो जो एक्सिस पे जो पॉइंट है ना, वो सबसे बराबर दूरी पर है। मतलब ये जो है ना, ये √r² + a², ये कांस्टेंट टर्म है और आप सारा का मास जोड़ते जाइएगा तो टोटल मास हो जाएगा। नहीं समझे बात?
तो देखिए टोटल पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, जिसमें ये कांस्टेंट, तो माइनस जी बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा कांस्टेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं है, केवल इंटीग्रेशन होगा dm 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 dm, जो कि कैपिटल M हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। रिंग का टोटल मास कितना माने हैं, कैपिटल M ना, तो वही dm का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, तो हम लोग को टोटल मास है ना मिलेगा जी। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक है। तो टोटल v बराबर कितना आ जाएगा, g कैपिटल M, तो माइनस g कैपिटल M बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर r क्या है आपका, r है जितना दूरी पर पोटेंशियल चाहिए, और a क्या है ये नहीं बनाना है आपको, जिसको हम समझाने के लिए बनाए थे। r क्या है जितना दूरी पे, सेंटर से जितना दूरी पे पोटेंशियल चाहिए, और a क्या है तो रिंग का रेडियस है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हम आपको करा दिए हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में भी जाके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान डेरिवेशन है, समझने का बस प्रयास कीजिए, समझ जाएंगे तो याद भी नहीं करना होगा, समझ जाने पर अपने जा कर के लिख दीजिएगा एग्जाम में, समझ गए तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म, मतलब हम बताना भूल गए थे, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक समान, एक ही तरह का, कहीं रिंग मोटा पतला नहीं है, एक ही बराबर है यूनिफॉर्म रिंग। तो ये रिंग जो है हर जगह सेम बराबर थिकनेस वगैरह सब सेम, ऐसा नहीं कि रिंग ऐसे ऐसे आते आते इतना मोटा हो गया, नहीं, सब जगह बराबर है, रिंग जो है हर जगह बराबर मोटाई है, उसका डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है, हम आपको दे दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए बाबू लोग, अगला जो टॉपिक है यहाँ पे ये है पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, थिन माने पतला, स्फेरिकल सेल माने क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आप संतरा खाते हैं ना, संतरा में अंदर से जितना पल्प है बाहर निकाल के फेंक दीजिए, तो अंदर पूरा क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। या फिर जो बच्चा लोग का खेलने के लिए एक तो बॉल आता है ना प्लास्टिक वाला, जिसके अंदर पूरा हवा भरा रहता है, तो वो भी क्या है, एक तरह का शेल है। तो शेल जो है बहुत तरह का हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा स्फेरिकल सेल लेना है हमको, और उसके वजह से हमको उससे बाहर या अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल जो है निकाल के बताना है, ठीक है। तो पहले हम बाहर निकालेंगे, जैसे देखिए ये हमारा हो गया एक तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, पूरा अच्छा स्फेयर बना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया सेंटर, ये पूरा एकदम स्फेयर है, इसको सर्कल मत समझिएगा, पूरा स्फेयर है एकदम, और अंदर में पूरा खोखला है। तो इसका कुछ मास होगा, मान लीजिए मास m है, और रेडियस होगा, रेडियस मान लीजिए a है, जो पहले माने थे वही अभी भी ले रहे हैं कि मास इसका कैपिटल M और रेडियस इसका a, ठीक है। अब इससे मान लीजिए कि r दूरी पर, यहाँ से बाहर r दूरी पर एक पॉइंट P है, और हम चाहते हैं कि P पर, आपको दिख रहा है ना P पॉइंट, अच्छा P नहीं दिख रहा है तो P हम यहाँ पे थोड़ा इधर लिख दे रहे, अब दिख रहा होगा। तो ये जो पॉइंट P देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है इस स्फीयर की वजह से, ठीक ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसे लास्ट में जब आंसर आएगा ना, तो आंसर बहुत सिंपल आएगा, और इंटीग्रेशन हम इसमें लगाएंगे, थोड़ा बहुत लिमिट कैसे लेना वो सब बताएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिंग की वजह से जानते हैं, क्या जानते हैं, रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है अभी डिराइव किए, और वो होता है माइनस जी एम बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, तो जैसे ये रिंग था ना, ये वाला जो जेड था यही हमारा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो ये माइनस जी एम बाई जेड भी कह सकते हैं। तो हम रिंग एक यहाँ बनाएंगे, हम यहाँ पर एक तो रिंग बनाएंगे, और रिंग देखिए हम कैसे बनाएंगे, हम सेंटर से ऐसे, ये हो गया रेडियस a, हम क्या करेंगे कि हम एक तो थिकनेस लेंगे पतला सा, यहाँ पर कुछ एंगल का दिख रहा है ना आपको, जैसे कि उठा दिए कितना ऊपर, थीटा ऊपर उठा करके इसको पूरा ऐसे घुमा दिए, देखिए यहाँ पर एक तो ऐसे रिंग जो है बन जाएगा इस तरह से, पीछे का साइड है, ये पीछे का साइड है, ये आगे का साइड है, नहीं समझ रहे हैं कि एक तो बड़ा सा ऐसे स्फीयर है,
और उसमें बीच में कहीं ऐसे जो है ना एक तो रिंग हम लोग ले लिए हैं, ये बीच में एक तो रिंग जो है पूरा पीछे से लेकर आगे तक इस तरह से ले लिए हैं। ठीक है, ये रिंग लेने का फ़ायदा क्या होगा कि इसका सेंटर कहीं यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इसका रेडियस कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये जो परपेंडिकुलर है ना, यही इसका रेडियस है, ये वाला लाइन। तो ये रेडियस कितना होगा, देखिए ये ए है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये जो होगा ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, और इसका जो बेस हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये जो रिंग है इसका रेडियस हमको पता चल गया है, ये रिंग है पूरा इस तरह से। ठीक है, आगे वाला पार्ट हम थोड़ा सा मोटा दिखाए हैं, ये है थिकनेस कितना है इसका, देखिए इसका थिकनेस हम ले ले रहे हैं डी थीटा, एंगल कितना है इसका डी थीटा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें इसका लेंथ कितना होगा, तो देखिए कोई भी आर्क का अगर एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो ये लेंथ होता है आर थीटा। तो उसी तरह से इस वाला का, इसका ये जो रिंग हमने यहाँ लिया है एलिमेंट स्वरूप, इसका हो जाएगा ए डी थीटा। ठीक है, इसका थिकनेस हो जाएगा ए डी थीटा। समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा सा है एलिमेंट लेने में आपको कठिनाई हो रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिए कि एक तो सेल में पूरा चारों तरफ से एक तो पतला सा स्ट्रिप हम काट दिए, और उसका रेडियस कितना होगा, जैसे ये ए था तो ये वाला उसका रेडियस है, ये रिंग जो बन रहा है इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, और ये इसका कंपोनेंट जो आएगा ए साइन थीटा, वही इसका रेडियस होगा। ठीक है, ये बेस हम ऐसे ही लिख दिए हैं, आगे काम आएगा इसीलिए। तो ये रिंग की वजह से अगर हमको पी पर लिखना रहेगा तो यही ना जेड हो जाएगा। कैसे, ये रिंग ऐसे है, इसका रेडियस कितना है ए साइन थीटा, ये कितना दूरी है, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना है आर, पूरा ये आर था ना, तो ये माइनस कर दो तो आर माइनस ए कॉस थीटा। समझ गए, ये दूरी हो गई। तो ये जेड होता है, तो ये जेड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब बाद में करेंगे इसको, बस खाली जेड लिख के रख दे रहे हैं। तो देखिए, तो अगर आपको इस रिंग की वजह से पी पे चाहिए ना पोटेंशियल, तो आप सिंपल क्या लिखिएगा, माइनस जी एम बाई जेड, जिसमें एम किसका मास होगा, इस रिंग का। तो हम रिंग का मास निकाल रहे हैं, मास ऑफ रिंग। अब इसका मास हम देखिए कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ रिंग निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि मास ऑफ रिंग माने कि टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू रिंग का एरिया कर दीजिए, मास आ जाएगा। देखिए मास क्या, टोटल मास ऑफ द स्फीयर बाय टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर इनटू एरिया ऑफ द रिंग। अब इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये रिंग एक्चुअल में एक ऐसा, एक इस तरह का एक इतना थिकनेस का एक स्ट्रिप है जो स्फीयर को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसका रेडियस है ए साइन थीटा। इसका रेडियस कितना है, ए साइन थीटा, और उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा पूरा 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई ए साइन थीटा हो जाएगा सरकमफेरेंस, और उसका थिकनेस है ए डी थीटा, तो हो जाएगा इसका एरिया 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा। ये एरिया हो जाएगा। कैसे हुआ, तो देखिए सरकमफेरेंस माने हो गया लेंथ, और ये थिकनेस माने हो गया ब्रेड्थ, तो एक तरह से लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिए, ऐसे याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, तो मास ऑफ द रिंग मान लीजिए कि हम ले लेते हैं डीएम, तो वो हो जाएगा, देखिए 2 पाई है तो यहाँ से 2 बचेगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा m बाई टू, यहाँ देखिए साइन थीटा डी थीटा। ये जो आया है ना, ये आपका मास ऑफ द रिंग आया है। ठीक है, ये मास ऑफ द रिंग आ गया है। इस रिंग की वजह से पोटेंशियल पी पे लिखना हम चाहते हैं। अभी एक काम और है कि जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा, है ना, और इसका हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर से आपका जो कॉमन आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी आप लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, यहाँ पर से और यहाँ पर से ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। ये देखिए ये आपका जो है ना ये जेड का वैल्यू है, इसको रख लेते हैं, बाद में यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इतना समझ आ गया है कि ये जो रिंग है इसका मास हमको पता है और इससे जो हमको पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट पर वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट रिंग कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एट P कितना हो जाएगा, -GM/Z होता है, तो V मान लीजिए dV लिख रहे हैं, छोटा सा है ना, तो dV बराबर -GM जो कि है dm/Z। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम जो है यहाँ पर Z में देख रहे हैं कि जो Z हमारा आया है ना वो Z में आपका R एक कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि P का दूरी तो फिक्स है ना, A क्या है कांस्टेंट है, रेडियस है वो, R और A कांस्टेंट है, लेकिन थीटा वेरिएबल है, तो Z और थीटा में एक तो रिलेशन हमको पता है, साथ ही साथ हमारा मास जो आया था वो थीटा में आया था, तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए मास का वैल्यू m/2 sin थीटा d थीटा रख देते हैं, तो Z का वैल्यू हम जो है वो ये रखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है ना मास वाला वो थीटा के टर्म में है ना, तो हम उसको Z के टर्म में बदल देंगे, तो Z के टर्म में बदलने के लिए हम इसका यूज करेंगे। देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है Z² बराबर R² प्लस A² माइनस 2RA कॉस थीटा। ठीक है, इसमें देखिए कि Z² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2Z dz बराबर ये हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, ये माइनस है और यहाँ 2RA है, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2RA साइन थीटा डी थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, समझ गए। तो देखिए आपका जो साइन थीटा डी थीटा था ना वो हट जाएगा, तो साइन थीटा डी थीटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं आप Z dz डिवाइडेड बाई 2RA। ठीक है, Z dz डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा बाबू, ये 2 यहाँ से कटेगा, ये 2 यहाँ से कटेगा। ठीक है, Z dz बाई RA, ध्यान से देखिए यहाँ से आप उसको हटा दीजिए, जो DM में थीटा वाला टर्म था ना उसको लेबे मत कीजिए, उसको हटा दीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए हम हटा रहे हैं। तो जो हमारा मास था बाबू वो मास कितना हो जाएगा, देखिए हमारा DM मास हो जाएगा m/2 साइन थीटा डी थीटा की जगह Z dz, तो m/2 RA और साइन थीटा डी थीटा की जगह पे Z dz बाई RA। ठीक है, तो ये DM आ गया। अब इससे फ़ायदा देखिए क्या है, यहाँ DM हमारा खाली Z के टर्म में है और नीचे भी Z है, इंटीग्रेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगा, समझ गए। तो अब हम यहाँ पे जो पोटेंशियल dV रखे थे उसको रखेंगे -G, DM का वैल्यू क्या हो जाएगा m/2 RA इंटू Z dz डिवाइडेड बाई Z। ठीक है, ये Z को काट दीजिए, ऊपर नीचे कट जाएगा ना Z। अब देखिए ये जो आया है ना इसमें G कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, R कांस्टेंट, A कांस्टेंट, केवल dz वेरी करेगा और dz को वेरी कराने में बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा। तो इतना लिखिए फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए ये अब कुछ नहीं करना है, जितना काम था वो हो गया है, dV निकालने तक ही थोड़ा परिश्रम था, इसके बाद एकदम आसान है। अब आपको ये dV जो है ये किसकी वजह से है, ये रिंग की वजह से P पर पोटेंशियल है। अच्छा, अगर आप पूरा स्फेयर की वजह से लिखना चाहते हैं, अगर आप पूरा स्फेयर की वजह से लिखना चाहते हैं तो आपका थीटा जो है वो कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू हो करके पूरा यहाँ तक जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आया तो एक रिंग बना, फिर यहाँ आया दूसरा रिंग, यहाँ आया तीसरा रिंग, यहाँ आया चौथा रिंग, यहाँ आया पांचवा रिंग, यहाँ आया छठा, सातवां, ऐसे करते करते पूरा रिंग जो है सब जुड़ते हुए ये स्फेरिकल सेल बन जाएगा। मतलब कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से पाई तक वेरी कराया जाए तो ये पूरा स्फीयर कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं। थीटा मिनिमम यहाँ पे 0 से लेकर के पाई यहाँ तक अगर आ जाता है तो थीटा 0 से पाई अगर वेरी करेगा तो पूरा रिंग जो है कंप्लीट, पूरा स्फीयर जो है बन जाएगा, हर रिंग जोड़ते जाएगा और पूरा स्फीयर बन जाएगा।
चलिए ठीक है, तो थीटा हम लोग 0 से पाई कराएंगे। लेकिन अब बात आता है कि एक बार हम लोग पोटेंशियल इस स्फेरिकल सेल के बाहर निकाल सकते हैं और एक बार पोटेंशियल हम लोग स्फेरिकल सेल के अंदर निकाल सकते हैं। दो तरह से हो सकता है ना। तो हम लोग पहले बाहर कर लेंगे। तो एट आउटसाइड पॉइंट, देखिए अगर आप पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो आपका जो स्मॉल r है वो रेडियस a से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो उसमें कैसे वेरी करेगा हमारा z, कैसे वेरी करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन में तो थीटा वीटा कुछ है नहीं ना भाई, इसमें z है ना खाली, तो z का ना वेरिएशन कराइएगा। तो z का वेरिएशन देखिए कैसे कराइएगा। z जो है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आता है तो z जो है वो कितना हो सकता है, हमारा z कौन वाला है, हमारा z ये है, ठीक है, ये है। अगर मान लीजिए थीटा 0 है, मतलब हम यहाँ खड़ा है तो z यही ना होगा, ये z है, ये z है, देखिए ना ये z है। अगर ये z है, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा z जो है खाली यही वाला ना होगा जी, तो ये कितना होगा r माइनस ए, समझ गए, ये r माइनस ए। अगर मान लीजिए हम थीटा 180 लेते, मतलब हम यहाँ खड़ा है, तो हमारा z कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक a, r प्लस ए। तो इसमें z का वेरिएशन हम जब थीटा 0 से पाई जाएगा तो z का वैल्यू जाएगा r माइनस ए से लेकर के r प्लस ए तक, ठीक है। तो देखिए टोटल v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सब बाहर रख दीजिए, और z का वैल्यू r माइनस ए से लेकर के r प्लस ए तक वेरी करा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, z ना होगा, ये हो जाएगा r प्लस ए माइनस लगा के ये वाला, ये सब आपको आना चाहिए, 2a खत्म हो गया। तो v इक्वल टू माइनस ये a और ये r खत्म, यहाँ से आएगा 2a नीचे है कट जाएगा, तो gm/r। देखिए तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है कि जाना पहचाना टाइप का, कहीं देखे थे हम थोड़ा देर पहले, तो आप बताए थे सर ये वाला, ये तो पता भी किए थे हमको कि पॉइंट मास के लिए माइनस gm/r होता है। तो बाबू ये समझिए कि जब भी आपको कोई स्फेरिकल सेल दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अगर आपको पोटेंशियल उसके बाहर निकालना है, ठीक है। तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल चाहिए होगा तो हम उसको माइनस gm/r कर सकते हैं, मतलब कि उस स्फेरिकल सेल को एक पॉइंट मास मान करके हम उसका पोटेंशियल जो है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि अगर मान लीजिए हमको पोटेंशियल जो है इनसाइड पॉइंट के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इनसाइड पॉइंट के लिए निकालना है तो फॉर्मूला यही रहेगा, थीटा भी 0 से पाई जाएगा, लेकिन z कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला dv का क्या था वो भी हम मिटा दिए। तो dv बराबर था माइनस gm/2ar dz, यही था ना, एक बार देख लीजिए। ये जो फॉर्मूला था ना माइनस gm/2ar dz, इसमें हमको अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट चाहिए, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, ठीक है। इनसाइड पॉइंट का मतलब हो गया कि जो r कैपिटल R होगा ना वो अब रेडियस से कम होगा, मतलब कहीं स्फीयर जैसे हम ले रहे हैं, स्फेरिकल सेल है, तो इसमें जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका सेंटर हो गया, हमको यहाँ पर निकालना है P पे, तो ये वैल्यू कितना होगा, R होगा, है ना। तो हमारा थीटा होने पर हम यहाँ खड़े थे ना, थीटा अगर 0 होता तो हम यहाँ रहते, तो हमारा दूरी ये वाला कितना होगा, ये कितना होगा, a माइनस आर ना होगा, ये पूरा रेडियस a है, ये a माइनस आर ना होगा। अगर थीटा 180 रहेगा तो हम यहाँ खड़े रहेंगे, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा r प्लस ए हो जाएगा, या a प्लस आर कह लीजिए। तो z का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, टोटल v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस gm/2ar dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा a माइनस आर, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब a प्लस आर, ठीक है। तो a माइनस आर से लेके a प्लस आर तक आएगा, इसका वैल्यू वेरी कराइएगा z का, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो टोटल v कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा
माइनस GM/2AR, dz का z हो गया a प्लस आर, माइनस लगा के दिस प्लस ये आर कट गया, नहीं a और a कट गया, 2r कट गया, तो v बराबर माइनस GM/a। अब इसमें क्या है भाई, इसमें थोड़ा सा अलग आया है फॉर्मूला, पहले आया था माइनस GM/r, अब आया है माइनस GM/a। तो इससे ये साबित होता है कि आप चाहे यहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए, चाहे यहाँ रहिए, कहीं और रहिए, आप एक स्फेरिकल सेल के अंदर में कहीं और रहिएगा ना, तो आपका पोटेंशियल हमेशा यही रहेगा, क्योंकि सब कांस्टेंट है, ए रेडियस है, एम मास है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इससे ये साबित हो गया कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है, तो उसके बाहर पोटेंशियल निकालना है तो उसको पॉइंट मास मान लीजिए, और अंदर पोटेंशियल निकालना है तो हर जगह एक ही रहेगा, माइनस GM/रेडियस, जो कि a है, इसलिए माइनस GM/a। तो समझ गए ये लिमिट कैसे लिया, हम आपको समझा दिए। तो ये पूरा जो है ना फुल डेरिवेशन हुआ, कोई शॉर्टकट नहीं मारे हैं हम, शॉर्टकट हम कुछ नहीं मारे हैं इसमें, हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप में उतना कैपेबिलिटी नहीं होगा तो आपको समझिए में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, एकदम फैक्ट हम बता रहे हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन आइबे नहीं करता है, आप डिफ्रेंशिएशन जानवे नहीं करते हैं, लिमिट कैसे लेते हैं जानवे नहीं करते हैं, उसके बाद आके बोलिएगा कि क्या पढ़ाया फालतू है, डिसलाइक, अरे ऐसे नहीं होता है भाई। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन समझना है, मतलब इसका डेरिवेशन समझना है, तो पहले तो आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानना होगा बाबू, उसका लिमिट कैसे रखते हैं वो तो पता करना ही होगा, क्योंकि कोई शॉर्टकट मेथड नहीं ना है, ये पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, समझ रहे हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है एकदम। इसमें कोई भी टीचर जो एको नंबर काट दिया तो आप जो बोलिए सो, समझ गए, तो ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हाँ, इसका एक तो ग्राफ भी है, वो भी हम बता देते हैं। देखिए V और R के बीच का ग्राफ, मतलब कि पोटेंशियल वर्सेस R क्या है, तो P पॉइंट का दूरी है सेंटर से, अभी बताया, अभी पढ़ाया आपको। तो ये तो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल तो नेगेटिव था। मान लीजिए आउटसाइड पॉइंट में जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे आउटसाइड में, तो V का वैल्यू था माइनस GM/R, मतलब कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R का, और V नेगेटिव है, ठीक है। अगर इनसाइड पॉइंट में जा रहे थे तो इनसाइड पॉइंट में हम लोग का V आ रहा था माइनस GM/a। अब ये कांस्टेंट था, V क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट था, चाहे आप कहीं भी रहिए अंदर में। तो जैसे जो भी स्फेयर रहेगा ना, स्फेरिकल सेल रहेगा ना, तो सेंटर से सरफेस तक जाइएगा तो आपका पोटेंशियल हमेशा सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाहर अगर निकलिएगा तो V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दूरी का, मतलब नेगेटिव में, यहाँ पर नेगेटिव में आपका जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुँचते हैं, जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुँचते, रेडियस a था, तो जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुँचते हैं तब तक आपका पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहेगा माइनस GM/a नेगेटिव में। उसके बाद जो है ये ग्राफ आपका देखिए, यहाँ पे V क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, और यहाँ पर V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये जो V वर्सेस R का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल के लिए आएगा, ठीक है। तो ये हम आपको ग्राफ भी बता दिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर नहीं है, आपके पास सॉलिड स्फीयर है, तो उसमें अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए होगा बाहर पॉइंट के लिए चाहे अंदर पॉइंट के लिए, तो कैसे निकालें, उसका डेरिवेशन कैसे होगा, तो उसका भी तरीका हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए बाबू लोग, अभी हम बताने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एकदम जो बोलते हैं ना, ध्यान से एकदम देखिएगा, समझ में आएगा। इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे एक स्फेरिकल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, पूरा सॉलिड है, पूरा कोई खोखला नहीं, एकदम अंदर पूरा डबाडब भरा हुआ। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। आउटसाइड पॉइंट के लिए आप एकदम इसको पॉइंट मास ट्रीट करके माइनस GM/R लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से हमें रेडियस आ रहा है, माइनस GM/R लिख दीजिए। लेकिन जब इनसाइड पॉइंट का बात आता है ना, तब लाइक वन सब फंस जाता है, ठीक है। कैसे फंस जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि इनसाइड पॉइंट में कांस्टेंट ले कि वेरिएबल ले कि क्या ले, डेरिवेशन कैसे करें। तो देखिए इनसाइड पॉइंट का जो हम तरीका बताएंगे वो कैसे बताएंगे कि हम एक पॉइंट यहाँ P ले लेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे पोटेंशियल। इसके लिए इसको दो पार्ट में बांट देंगे, एक इसके लिए निकाल लेंगे पोटेंशियल
और एक बाहर वाला शेल के लिए जो बचा हुआ उसके लिए दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हम करके बताएंगे। पहले तो हम अभी आपको इसका निकाल के बताते हैं आउटसाइड पॉइंट का कैसे निकालना है। तो देखिए फॉर आउटसाइड पॉइंट, तो पहले हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। अभी आउटसाइड पॉइंट पे हमको मान लीजिए पी पर निकालना है, तो हम यहाँ पर एक तो सेल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल का अभी हम निकाले थे थोड़ा देर पहले। यहाँ पर एक तो जो है ना ऐसे सेल बनाएंगे पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ, माने कि इसका जो वैल्यू होगा ये होगा x और इसका जो थिकनेस होगा ये होगा dx। ठीक है, इसकी वजह से हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इसकी वजह से अगर हमको पोटेंशियल चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पे जाना है, तो ये जो सेल है इस सेल को पॉइंट मत मान के -gm/r अभी किए थे ना। सेल का एक्सटर्नल पॉइंट में -gm/r होता है ना, तो इसका मास निकालिए। तो इस एलिमेंट का मास क्या होगा? मास ऑफ दिस एलिमेंट जो क्या है एक स्फेरिकल सेल है, तो इसका मास निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए dm है मास, तो टोटल मास m माने हैं और टोटल वॉल्यूम देखिए, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस है a, 4/3 पाई a क्यूब, मास टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम इनटू इस सेल का वॉल्यूम जो हो जाएगा एरिया 4 पाई x² इंटू थिकनेस या हाइट। जैसे इसमें लिखते हैं ना आप सिलेंडर में लिखते हैं ना एरिया इंटू हाइट, उसी तरह से मान लीजिए ना एरिया सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई x² इंटू हाइट हो गया dx, ऐसे मान के याद रखिए। तो ये हो जाएगा dm बराबर, देखिए 4 पाई कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3m x² dx बाई a क्यूब, है ना, 3m x² dx बाई a क्यूब। ठीक है, इसमें आपको कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ है, ये खाली आपको मास पता चल गया है। तो अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए निकालना है, तो आउटसाइड पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल चाहिए तो बहुत आसान है। इस रिंग की वजह से कितना होगा, रिंग बोल रहे सेल की वजह से कितना होगा, dv बराबर -g/dm/r, है कि नहीं, आसान। तो dm कितना लिखे थे -g 3m x² dx, है ना, 3m x² dx डिवाइडेड बाई a क्यूब और यहाँ पे r। अब देखिए इसमें आपका कांस्टेंट कौन कौन है और कौन कौन वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट जो है उसको एकदम इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर निकाल लीजिए, उसमें कोई झमेला लेना ही नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका 3mgr/a³ ये सब कांस्टेंट है। x² का वैल्यू 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेट करा देना है, समझ रहे बात, तो करिए। तो देखिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल v मिलेगा, तो टोटल v बराबर -3gm/a/3 और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, जिसमें 0 से a रखना है तो a³/3। ये डायरेक्ट लिख दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये कट गया है, ये 3 कट गया है, तो कितना आया -gm/r आया ना जी, आसान तरीका है। तो अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और आउटसाइड पॉइंट का मतलब हो गया कि जो r होगा रेडियस से बड़ा होगा, a से बड़ा होगा, a रेडियस है यहाँ पे, हम हमेशा a को रेडियस ले रहे हैं शुरू से और m को मास ले रहे हैं, इसमें बार बार हमको नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो आउटसाइड पॉइंट पर होगा ना जी, किसी भी सॉलिड स्फीयर की वजह से, वो एकदम पॉइंट मास मान लीजिए इसको और gm/r -gm/r कर दीजिए, धक्का धक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आसान हो गया। अब बात आता है कि जब इंटरनल पॉइंट के लिए निकालना है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। देखिए कैसे उसको करेंगे, इसको लिख लीजिए। देखिए हम पूरा मिटा दिए हैं ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा जगह मिल पाए, इसमें ज़्यादा जगह से ये होगा। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से लिख रहे हैं हम, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट स्फीयर, ठीक ना, ये पूरा कंप्लीट स्फीयर है। इसमें हमको कहीं पी पॉइंट जो है ना यहाँ पर हमको पोटेंशियल चाहिए, तो हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे। एक ये स्फीयर बना लेंगे अंदर में,
जिसका दूरी है r दूरी पे हमको चाहिए, और एक इसका बाहर वाला, मतलब ये जो है इसका जो आप दो पार्ट में इसको देखिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा, एक तो जिसका रेडियस r है, ये पॉइंट P है, ठीक है, और इसका बाहर वाला चीज जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, ये पॉइंट P है और ये R है और ये पूरा A है, ठीक है। ये दो तरह से दिखेगा आपको। तो देखिए P पर पोटेंशियल एक इसकी वजह से होगा, मान लीजिए इसको V1, ये पूरा स्फीयर छोटा सा अंदर में माने है ना, इसकी वजह से होगा, और एक बाहर जो खोखला बचेगा उसकी वजह से पोटेंशियल होगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे हम, ठीक, ऐड करेंगे। तो पहले इसके वजह से अगर हम P पे निकालना चाहते हैं तो ये तो एक पूरा कंप्लीट स्फीयर है और P इसका सरफेस पे एक पॉइंट है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो पॉइंट मास मान लो माइनस Gm'/r लिख दो, जिसमें m' इसका मास होगा, इसका मास कितना होगा, देखिए इसका मास अगर निकालना है तो मास ऑफ दिस पार्ट, मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r अगर चाहिए तो वही तरीका, m' बराबर टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई a³ इंटू इसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई कट गया तो मास इंटू r³/a³ है कि नहीं। तो ये जो है आराम से तो आ ही गया है, ये V1 का वैल्यू तो हमको मिल ही गया है। तो V1 यहाँ कितना मिल गया है, माइनस Gm' कितना है mr³/a³ इंटू r पहले से था, ठीक है। तो V1 तो आराम से आ गया है, V1 क्या है माइनस Gmr²/a³, ठीक है, माइनस Gmr²/a³। इसमें तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं, ठीक है, माइनस Gmr²/a³, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान था। लेकिन सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, उसमें हमको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एलिमेंट लेंगे पहले और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए हम उसको भी बताते हैं, ये लिख लीजिए, अच्छा हम इधर ही लिख देते हैं, मिटाते नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट का केवल बात होगा। तो इस पार्ट का जब बात होगा, हम इसमें जो मास मेरा अभी है, ये इसका काम हो चुका है, इसको देखिए ही मत, मान के चलिए ये है, ये नहीं है, ये वाला खाली है, ये बाहर वाला मास है। तो हम इसका जब निकालने जाएंगे ना, तो इसमें हम एक तो एलिमेंट लेंगे, रिंग लेंगे, रिंग बनाएंगे, रिंग बोल रहे हैं, स्फेरिकल शेल बनाएंगे, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ये एक तो हम यहाँ पर स्फेरिकल शेल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, जिसका थिकनेस हम मानेंगे dx। देखिए ये थिकनेस जो माने हैं ना, स्फेरिकल शेल माने हैं, यहाँ पे थोड़ा हम इसको अच्छा से बना दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। देखिए ये थिकनेस dx है और इसका रेडियस है x। इस x रेडियस का डिस्क लिया गया, शेल लिया गया है, थिकनेस है इसका dx, और इसकी वजह से हम P पर पोटेंशियल चाहते हैं, ठीक है, हम इसकी वजह से P पर पोटेंशियल चाहते हैं। तो याद करिए कि अगर आपके पास कोई भी स्फेरिकल शेल होता था ना, तो उस स्फेरिकल शेल के इन पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे हम फायदा उठाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे dV बराबर, क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू दी, पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल ऑफ रेडियस कितना है x एंड थिकनेस dx, ठीक है। इस सेल की वजह से P पर हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल। तो इसका तो हम पहले ही बताए थे कि माइनस Gm/a था, कांस्टेंट रहता है हर जगह। तो जो हमारा इस सेल है उसका रेडियस x है और P क्या है, उसका इनसाइड पॉइंट है। तो dV बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Gm, मास किसका लेंगे तो शेल का, बाई रेडियस किसका लेंगे तो शेल का।
ठीक है, ये आ गया dv। अब इसमें आप dm निकाल लीजिए, तो dm क्या हो जाएगा, dm बराबर हो जाएगा, dm बराबर अगर आपको निकालना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम इनटू इस शेल का वॉल्यूम। तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम इनटू इस वाला शेल का वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, तो एरिया इनटू हाइट। अब ये बताए थे थोड़ा देर पहले, तो एरिया हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस हो गया dx। तो ये आ जाएगा dm बराबर, देखिए 4 और 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3mx स्क्वायर dx बाई ए क्यूब। ये शायद हम पहले निकाले थे अभी, तो 3m फिर से निकाल दिए, ठीक है बात नहीं, 3mx स्क्वायर dx बाई ए क्यूब, ये dm हो गया। तो यहाँ पर dv बराबर क्या आ जाएगा, dv बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ 3m x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एक्स और एक्स काट दीजिए मैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा dv बराबर माइनस ऑफ 3gm x dx डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ये जो आया है इसमें खाली x वेरिएबल है, खाली x वेरिएबल है। तो अगर x वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करिए ना जी, r से लेकर के a तक। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहीं तक ना मास है जिसका काम कर रहे हैं, पहले तो इसका मास हो चुका है। तो टोटल v अगर आपको चाहिए होगा तो v बराबर माइनस 3gm बाई ए क्यूब इंटीग्रेशन होगा x dx का, कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर के a तक। तो v बराबर हो जाएगा माइनस 3gm बाई ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो एक्स स्क्वायर में आप पहले रखिएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये v2 यही ना था, ये v2 था ना, अब v1 v2 आ चुका है। अब दोनों को जोड़ना है, जगह जगह कहीं हमको खोजना पड़ेगा, रुक जाइए। हाँ, इधर में हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, देखिए। तो v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2। v1 कितना है, तो माइनस gm आर स्क्वायर बाई ए क्यूब, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, जोड़ना है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 3gm ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2a क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेना होगा, हम उधर मिटा रहे हैं, इसको लिखिए तब तक। देखिए अब वहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम gm बाई ए क्यूब ले लेते हैं कॉमन, माइनस में माइनस gm बाई ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 3/2 ए स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखिए gm बाई ए क्यूब कॉमन आ गया, gm बाई ए क्यूब, gm बाई ए क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस में 3/2 ए स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बाई 2। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस 3r स्क्वायर बाई 2 है और यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 बचेगा। तो माइनस gm बाई ए क्यूब 3a स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर माइनस gm 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2a क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो समझ गए ना, पूरा डेफिनेशन, पूरा डेरिवेशन कर दिए। तो ये आ गया इनसाइड पॉइंट के लिए, ये आ गया इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। लिख लीजिएगा ताकि बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे और कोई दिक्कत जो है नहीं रहा होगा। अब इसी में जो कहता है कि अगर आपको सेंटर पर चाहिए, कोई सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो बहुत आसान है। अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो ये आर का वैल्यू को 0 ले लीजिएगा, सेंटर पे पहुंच जाइएगा। तो आर का वैल्यू 0 ले लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 3gm बाई 2a, माइनस 3gm बाई 2a। और सरफेस पे बोलेगा तो ए को जो है, आर को जो है ए ले लीजिएगा, हम बता ही देते हैं इसको भी।
ये लिख लिया है ना, नोट कर लिया है ना, हम मिटा रहे हैं। देखिए अगर आपको सेंटर पे चाहिए होगा तो ये r जो है 0 हो जाएगा, एट सेंटर r 0, तो v बराबर हो जाएगा v एट सेंटर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एक कट जाएगा, -3gm/2a। ठीक है, अगर आपको सरफेस पे चाहिए होगा एट सरफेस, तो सरफेस के लिए r बराबर a लिखिएगा, सरफेस के लिए तो v एट सरफेस बराबर हो जाएगा ये a हो जाएगा 3a² - a², 2a² -gm/a। अब देखिए यहाँ r का वैल्यू a रख दिए तो 3a² - a², 2a², एक 2a² कट जाएगा, a बचेगा तो -gm/a। तो देखिए v एट सेंटर बराबर -3/2 v एट सरफेस, यहाँ से रिलेशन मिल रहा है। v एट सेंटर बराबर माइनस तो यहाँ भी है ना, 3/2 एट v एट सरफेस। v एट सरफेस -gm/2a है ना, -gm/2a क्या है, v एट सरफेस है और 3/2 एक्स्ट्रा है, तो v एट सेंटर अगर होगा तो 3/2 ऑफ v एट सरफेस, ये फार्मूला होता है, यूज भी होता है। तो ये सारा चीज़ हम बता दिए हैं